तो कल लास्ट लास्ट वाले लेक्चर के डिस्कशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेसिक्स मोनोसेकेराइड के बारे में। और हमने कल जो अल्फ़ा हाइड्रोजन का जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वो उम्मीद करते हैं सब लोग के समझ में आ गया होगा अच्छे से, है ना। और उसके साथ साथ हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग एक दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग दी कंसेप्ट ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है ना। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न जो है जनरेट होता है अक्सर। जो बीटा फॉर्म्स होते हैं या अल्फ़ा फॉर्म्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस चीज़ को इतना तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है कि बच्चे पता नहीं क्या समझते हैं। और इसीलिए होता क्या है ना, ये जैसे 10th स्टैंडर्ड पे या 12th वगैरह में अगर किसी के पास मैथमेटिक्स रहा होगा, तो उसमें अक्सर होता था ना कि मैथमेटिक्स में अगर हमारे सवाल जो है वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे क्वेश्चंस है मैथमेटिक्स में, या फिर फिजिक्स में हम न्यूमेरिकल जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होता है अल्टीमेटली हम किताब बंद कर देते हैं, हम पढ़ना बंद कर देते हैं, एंड वी मूव टू दी अनदर सब्जेक्ट जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता है ना। तो उसकी वजह ये होती है ना कि जो सब्जेक्ट है वो हमें किसी भी तरीके से या तो अच्छे से पढ़ाया नहीं गया होता है, या जो उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आए नहीं होते हैं। अब देखो कितना आसान है, देखो यहाँ पे होता क्या है, ये आपने देखा होगा अक्सर। एक मिनट, मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, आप लोग देख पा रहे हो। ये स्लाइड विजिबल हो रही है आप लोग को? शुभ्रा, इज इट यस विजिबल? सर, हो रही है। यस सर। तो ये साइक्लिक फॉर्म है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, जैसे कि अब इसको अगर सीधा कर दोगे, जो कल आपको याद आ रहा हो, जो एक लीनियर स्ट्रक्चर जो बनाया था ना ग्लूकोज का, उसको जो है वो घुमा के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। अब इसकी नंबरिंग अगर देखोगे आप, तो देखो यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है ना। और ये आपका कार्बन नंबर 2 है। अब हम कैसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, 1 2। और ये वाला ये 3 नंबर का है, ये आपका 4 नंबर का है, देन कम्स टू 5, है ना। एंड हाँ, और ये वाला आपका ये 6 नंबर का ऊपर को, ठीक है ना। तो अब ये 1 नंबर वाला कार्बन है, इसके इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो ये तय करेगा कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो अल्फा फॉर्म होगा या बीटा फॉर्म होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखो अगर इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सेम प्लेन। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम प्लेन पे मौजूद है, ठीक है ना, सेम प्लेन में मौजूद है, एक मिनट आपके साथी कोई आए हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा अगर सेम प्लेन में मौजूद है, एक तो ये कंडीशन है, अगर दूसरा अलग अलग प्लेन में मौजूद है ना, यहाँ से पेन वो निकल जाता है। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा सेम प्लेन में मौजूद है, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में हमारा जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनेगा हमारा वो कैसा होगा, वो अल्फा फॉर्म होगा, ठीक है ना, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है। जो हम कल बात कर रहे थे ना कि अल्फा फॉर्म बॉन्ड होता है हमारा, बीटा फॉर्म होता है। तो अल्फा फॉर्म कब होगा, और बॉन्ड किसके बीच में बनेगा भाई? बॉन्ड बनने के लिए, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ सकती है? 2 मॉलिक्यूल की। बोलो भाई, अमन, बात समझ में आ रही है? जी एक सर। एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम जो है 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो अब मान लो अगर दोनों मॉलिक्यूल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम प्लेन में है, तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? अल्फा बॉन्ड बनेगा, मतलब अल्फा 1,4 लिंकेज, ठीक है ना। और इसी के एंटागोनिस्टिक अगर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 मॉलिक्यूल का अपोजिट प्लेन में है, मतलब एक का नीचे है और दूसरे का ऊपर है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में जो हमारा लिंकेज बनेगा वो कौन सा बनेगा? दैट विल बी बीटा। बीटा लिंकेज बनेगा हमारा, दैट विल बी बीटा लिंकेज। बस ये थोड़ा सा याद रखना है। और इन्हीं सब चीज़ों में जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो बच्चे उनको वो थोड़ा सा जो है फिर स्टीरियो केमिस्ट्री में चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है इसमें कोई रीज़न रहा होगा। तो फिर वो जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो अल्टीमेटली एक ह्यूमन बिहेवियर होता है ना, उसको हम लोग मतलब मन नहीं करता है पढ़ने का, उसको रख देते हैं। फिर जब फ्यूचर में कहीं भी उसका जिक्र आता है तो हम इंटरेस्ट नहीं लेते होते हैं, है ना। या और इसके इसके एंटागोनिस्टिक अगर कोई भी सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा होता है, तो उसका कहीं भी जिक्र चल रहा होता है ना, या कोई भी आगे जाके कोई डिस्कशन कहीं हो, ग्रुप में होता है अमंग दी स्टूडेंट्स, या क्लास में कोई टीचर कर रहा होता है, तो हमारा मन मन करता है उसमें उसका पार्ट बनने का, क्योंकि हमें पता है चीज़ें, है ना।
तो ये दोनों बातें समझ में आई आप लोग के, शुभ्रा एंड केतन, यू रिसेंटली ज्वाइन, केतन इज इट क्लियर? यस सर। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेम प्लेन में है दोनों मॉलिक्यूल के, तो हमारा जो लिंकेज होगा वो क्या होगा, अल्फा लिंकेज होगा। एंड इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर ऑन द डिफरेंट opposite plane, then the linkage will be and the glycosidic bond will be a type of a beta glycosidic bond। ठीक है भाई? अब देखो जैसे इसमें आप देख सकते हो माल्टोज, ठीक है ना? तो माल्टोज, माल्टोज का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दोनों मॉलिक्यूल्स का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो सेम प्लेन में है, ठीक है ना? तो इसीलिए देखो यहाँ पर जो लिंकेज बना है कौन सा बना है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है भाई शुभ्रा, ये बात समझ में आ रही है? ठीक यस है। सर। अब देखो ये सेकंड मॉलिक्यूल है आपका लैक्टोज का। लैक्टोज के मॉलिक्यूल में आपस में जो है, लैक्टोज के दो मॉलिक्यूल है, इसमें बॉन्डिंग हो रही है, आपस में लिंक बन रहा है, ये वाला बॉन्ड। तो देखो ये वाला बॉन्ड क्या है, ये जब भी इस तरीके के बॉन्ड आपको दिखाई दे तो बस समझ जाओ कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना? और चूंकि ये दोनों अपोजिट प्लेन में है, देन द लिंकेज विल बी बीटा टाइप। ठीक है ना? बस इतना फर्क है, बस और कोई फर्क नहीं है। तो जब अपोजिट प्लेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उस केस में हमारा जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी अ काइंड ऑफ अ बीटा लिंकेज और बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये देखें आप, सेकंड अदर एग्जांपल है सेलोबायोस का। सेलोबायोस में भी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं वो अपोजिट प्लेन में है, एंड दैट इज व्हाई द बॉन्ड, द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड विल बी अ काइंड ऑफ अ बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है भाई? तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, है ना? इसीलिए जब होता है ना, जब स्ट्रक्चर वगैरह बड़ा बड़ा इस तरीके से, और खासकर से साइक्लिक स्ट्रक्चर जब आप लोग देखते हो, तो एक थोड़ा ये ह्यूमन बिहेवियर होता है या फिर देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं, है ना? ये इस तरीके से लगता है कि हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर देख के ऐसा लगता है जैसे एरोमेटिक केमिस्ट्री सामने आ गई हो। जो एरोमेटिक केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, बेंजीन है या उसमें नेप्थलीन है, या और उसमें दो दो तीन तीन रिंग बढ़ा दी हैं, अलग से उसमें फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, तो उसको देख के घबरा जाता है बंदा। तो बिल्कुल कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है ये, है ना? चलो। यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर से एक थोड़ा सा ये थोड़ा ऐड किया हुआ है मैंने, कि हाउ द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ एनी कार्बोहाइड्रेट और मोनोसैकेराइड कन्वर्ट इनटू अ साइक्लिक फॉर्म। तो इसमें देखो होता क्या है, ये जो वो वन वाला कार्बन होता है, ये वाला कार्बन नंबर वन, ये वाला, तो ये क्या होता है, ये अल्टीमेटली ये यहाँ जाता है, इस तरीके से ऐसे बाइंड करता है ना? ऐसे बाइंड करता है इस तरीके से। तो ये वाला जो कार्बन है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इसका कन्फिग्रेशन जो है ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए इस कार्बन को, मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पर है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नीचे है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर ऊपर है, तो इसका जो कन्फिग्रेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए जो कार्बन नंबर वन है ना, इस कार्बन को एक नाम दे देते हैं, कार्बन नंबर वन को एक नाम देते हैं, और इस कार्बन को कहते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन। इसमें लिख लो जरा एक पॉइंट, रिमार्क डाल के लिख लो। लिख लो, इन द साइक्लिक फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड structure, in the cyclic form of monosaccharide structure, the carbon number one, the carbon number one, the carbon number one is called as anomeric carbon. The carbon number one is called as anomeric carbon। ठीक है, लिख लिया भाई अमन? यस। यस सर। ठीक, ठीक है ना? अभी हम आगे देखेंगे कि हमें हमारे जो बीटा ग्लूकोज होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, तो वो भी इसी एनोमेरिक कार्बन के अराउंड देखा ना, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो कहाँ पर है, ये बिलो द प्लेन है, मतलब प्लेन के नीचे है। हमारा प्लेन क्या है, हमारा प्लेन ये है, ठीक है ना? तो प्लेन के नीचे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तब ये अल्फा होगा, ऊपर है तो बीटा, इस तरीके से होता है। तो इसी हिसाब से हम नाम दे देते हैं, है ना? तो अब वो अभी आगे बात करेंगे हम, अभी बताएंगे आपको। तो फिलहाल जो एनोमेरिक कार्बन है वो समझ लो आप, कि एनोमेरिक कार्बन कौन सा वाला होता है, कि जो मोनोसैकेराइड का, और मोनोसैकेराइड में जो एग्जांपल हम ले रहे हैं किसका ले रहे हैं, ग्लूकोज का ले रहे हैं।
तो ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 1 या नंबर 1 का जो कार्बन एटम होता है, उस कार्बन एटम को हम क्या कहते हैं? बोलो भी शुभ्रा। सर एनोमेरिक का। एनोमेरिक कार्बन एटम्स है ना। अब आगे हम देखेंगे इसका काम क्या है, इसका यूज क्या है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आगे देखेंगे हम लोग। इसको बाद में बताता हूँ जरा आपको। एनोमेरिक वाला बता देता हूँ पहले, क्योंकि आया है जिक्र, तो एक साथ बता देता हूँ उसको। हाँ, यहाँ पर आ जाओ। तो एनोमर्स, और इससे बहुत ही धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे आपका, हम भले ही गेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी और के एग्जाम में अपियर होंगे, तो वहाँ पर ये धड़ल्ले से क्वेश्चंस आते हैं। कार्बोहाइड्रेट में अगर क्वेश्चन पुटअप होगा तो 99% जो है यहीं से होगा जो बताने जा रहे हैं, है ना। क्योंकि वो अब ये नहीं पूछेगा आपसे कि, ये थोड़ी पूछेगा आपसे कि चार ऑप्शन ए बी सी डी में से स्ट्रक्चर दे दिया ग्लूकोज का या फार्मूला दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये थोड़ी पूछेगा, वो तो पता ही है, वो तो सब बता ही दोगे। तो इसमें देखो एनोमर्स क्या होते हैं। एनोमर की डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं। कह रहे हैं एनोमर्स आर साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C1 इफ दे आर एल्डोज। मतलब अगर वो एल्डिहाइड में से हैं तो कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ देखेंगे, C1 के अराउंड देखेंगे कि उसमें कॉन्फ़िगरेशन में क्या कितना क्या डिफरेंस है। और इन द कॉन्फ़िगरेशन आर C2 इफ दे आर कीटोज, तो अगर कीटोज हैं तो कहाँ देखेंगे, C2 पर देखेंगे, है ना। तो हम चूंकि ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज एल्डोज होता है या कीटोज होता है? बोलो भी शुभ्रा। एल्डोज होता है। एल्डोज होता है। अमन, एल्डोज क्यों होता है ग्लूकोज? सर उस पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना। सर एल्डिहाइड उसमें ग्रुप होता है, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल एल्डिहाइड ग्रुप होता है इसलिए एल्डोज कहते हैं। और फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है इसलिए इसको कीटोज कहते हैं। तो आप देखो, हम हमारा जो ग्लूकोज है, ये नीचे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बने हुए, किसके हैं? अल्फा ग्लूकोपायरानोज, है ना। तो आप देखो कार्बन नंबर 1 क्या है, ये वाला है कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो हमारा प्लेन है, हम प्लेन कैसे बनाएंगे, ये हमारा प्लेन है, ये हम एक लाइन खींच रहे हैं बीच में से, मिड में से, ये हमारा प्लेन हो गया। अब प्लेन के नीचे को, मतलब जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है। तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन है तो हमारा जो आइसोमर है वो क्या कहलाएगा, वो अल्फा फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्फा फॉर्म। तो इट विल बी कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अब मान लो, अब वन के, जो हमारा जो वन है वो कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन है। अब जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अबव द प्लेन हो गया, प्लेन के ऊपर हो गया है। नाउ इट विल बी कॉल्ड एज अ बीटा डी ग्लूकोपायरानोज, है ना। अब देखो केमिकल फार्मूला तो दोनों का सिमिलर है, बस क्या है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है। बोलो भी, बात समझ में आ रही है सब लोग के? बोलो भी, केतन, शुभ्रा, अमन, क्लियर है? यस सर आ रही है। जी सर। कि सिर्फ देखो जो कार्बन नंबर 1 की 1 वाली जो पोजीशन है, जैसे हम एनोमेरिक कार्बन कह रहे हैं, उसके अराउंड जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन जो अल्फा वाली फॉर्म है उसमें प्लेन के नीचे को है, और जो बीटा वाली फॉर्म है उसमें प्लेन के ऊपर को है, बस इतना फर्क है। तो इसीलिए हमारा जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? दीज बोथ आर कॉल्ड एज एनोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है ना। यही सवाल आता है कंपटीशन में, वो दे देगा आपको, ऑप्शन में दे देगा, पूछ लेगा कि भाई कि ग्लूकोज का जो अल्फा डी ग्लूकोज का जो एनोमर है वो क्या है। ठीक है ना। तो लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिख लो जरा, बोल रहा हूँ मैं। कॉपी पेन लेकर बैठे हो आज आप लोग? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, लिखो क्वेश्चन लिखो। लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग is the anomeric form of which of the following is the anomeric form of which of the following is the anomeric form of alpha D glucose? ये क्वेश्चन सिर्फ आपको मतलब समझाने के लिए, ताकि वो आपकी कॉपी पे नोट रहे, इसलिए इसको बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनोमेरिक फॉर्म ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज? ऑप्शन ए लिखो, ऑप्शन ए बीटा डी मैनोज, बीटा डी मैनोज। ऑप्शन बी बीटा डी ग्लूकोज, ऑप्शन बी बीटा डी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अल्फा डी गैलेक्टोज, अल्फा डी गैलेक्टोज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
तो क्या आंसर होगा इसका भी? सर बीटा डी ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एनोमेरिक फॉर्म का कोई स्ट्रक्चर, अब इसका मतलब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एनोमेरिक कुछ नहीं होता है, मतलब अगर एक ही मॉलिक्यूल की जो अल्फा अल्फा फॉर्म है ना, उसकी दूसरी जो फॉर्म है बीटा फॉर्म, वो उसकी एनोमेरिक फॉर्म कहलाएगी। सिंपल, बस एज सिंपल एज दैट। बोलो, क्लियर है सब लोग को? यस सर। चलो अब पीछे चलते हैं, क्योंकि वहां उसका जिक्र चल रहा था इसलिए उसको करा दिया था वहां पर। हाँ, अब देखो एक एक दूसरा कंसेप्ट है, क्योंकि जैसे कि मैं पिछले लेक्चर में भी कह रहा था कि आप लोग के कंसेप्ट थोड़े से जो वीक हैं, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जहाँ भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो एक कंसेप्ट होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ये कभी सुना है आप लोगों ने? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट या डीबी कंसेप्ट शॉर्ट में कहते हैं इसे, यस सर। सुना है? हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात है, सुना है तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा अगर सुना होगा तो। और जिन्होंने नहीं सुना है तो वो आप समझ ले बात को, है ना। ये बहुत आसान होता है इसको निकालना। देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या होता है, सिंपल सिंपल से समझ लो। डबल बॉन्ड कंसेप्ट एक, सॉरी, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट एक फॉर्मूला होता है या एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जिसकी मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल में ये पता कर पाते हैं कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होंगे। अगर उसका जो फॉर्मूला है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रखा है, हमें कंप्रेस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। जैसे मान लो हमें फॉर्मूला दे रखा है, सपोज फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है C3H8। मान लो हमें फॉर्मूला दे रखा है फॉर एग्जांपल C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C, ठीक है ना। तो अब मैं आपसे भी पूछूं, ये जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दे रखा है मैंने कार्बन एटम का, तो आप में से किसी से भी अगर मैं पूछूंगा ना कि भाई बताओ इसमें कार्बन स्केलेटन में डबल बॉन्ड कितने हैं, तो दिखाई दे रहे हैं कितने हैं? बोलो भाई, इस यस कार्ब कितने हैं डबल बॉन्ड बताओ? सर, एक है। एक है ना सिंगल, सबको दिखाई दे रहा है, अमन केतन? यस सर। तो अब देखो अगर मान लो ये, अब ये तो चूंकि ये ओपन स्ट्रक्चर फॉर्म में दे रखा है तो सब लोग बता दो, क्योंकि ये विजुअली हमें दिखाई दे रहा है, हमें आंखों से नजर आ रहा है कि भाई इस नंबर वाले कार्बन और इस नंबर वाले कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला इस तरीके से दे रखा हो, C3H8 फॉर्म में दे रखा हो, तो तो आप कैसे पता लगाओगे कि इस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड है कि नहीं है? तो उसका जो इलाज है ना, उसका जो तरीका है, उसका जो फार्मूला है वो ये है, और उसी फार्मूले को हम कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। बोलो बात समझ में आई शुभ्रा, अमन, केतन? यस सर, आ है गया। ना, कि अगर भाई सीधी सीधी बात है सर ना कि अगर कार्बन का स्ट्रक्चर जो है, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर खुला खुला दे रखा है ओपन करके, तो हम आंखों से देख के पता लगा लेंगे भैया इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है ना। तो लेकिन अगर इकट्ठा दे रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कंप्रेस फॉर्म में, तो हम पता कैसे लगाएंगे? इस फॉर्मूले से लगाएंगे। तो जहां पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डीबी इज इक्वल टू C+1 माइनस M डिवाइडेड बाई 2। बहुत आसान होता है, मतलब कुल मिला के जितने कार्बन है ना मॉलिक्यूल में, उसमें एक बढ़ा दो, है ना। और माइनस माइनस क्या करना है? जितने मोनोवेलेंट एटम है, मोनोवेलेंट एटम कौन कौन से होते हैं आपके? हाइड्रोजन हो सकता है। मोनोवेलेंट का मतलब है जिसकी वैलेंसी एक होती है ना। तो मोनोवेलेंट आपका हाइड्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं। तो जितने मोनोवेलेंट एटम है उसमें से उसको 2 से डिवाइड करके, और जो कार्बन आपने +1 करा था उसमें से माइनस कर दो। अब बताओ C3H8 में से का जो डीबी होगा वो कितना होगा? बोलो भाई, शुभ्रा बताइए आप। 0 आ रहा है। 0 हो गया? तो 0 कैसे हो गया? 3+1। केतन बताओ 0 कैसे हो गया? 3+1। सर वो 3+1 और 4 उसका मोनोवेलेंट जो है इसका हाँ 4, हाँ, इसमें 8 ऐसे डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, है ना। सर हाँ जी और 3+1 हमारा 4 पहले ही है, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर। तो अगर अगर मान लो अगर C3H8 वाले मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हमारा 0 आ रहा है, तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल हो गया? एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, या एल्काइन हो गया? कौन सा होगा? सर एल्केन। एल्किन। एल्कीन नहीं, एल्केन भाई। एल्केन सर, एल्केन। एल्केन मतलब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है ना। तो हाँ सॉरी। तो अब देखो कितनी आसानी से हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के कंसेप्ट से, फार्मूले से ये पता लगा लिया कि हमारा जो मॉलिक्यूल है जो कंप्रेस फॉर्म में दे रखा है उस वो क्या होगा।
अब इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी आगे जाके कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, समझ रहे हो। अब मान लो मैं आपको एक और देता हूँ। अच्छा, इसको लिख लो आप, इसको जो है ये तो मैं दूंगा, इसको लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो जरा आप, लिखो डिटरमाइन द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, determine the number of double bonds in the following chemical compounds, तो नंबर 1 आपका है C6H6, नंबर 2, इसको लिखते जाओ और निकाल के बताओ मुझे कितना कितना आएगा। नंबर 2 है आपका C4H8, नंबर 3 है आपका C5H10। जरा बताओ इन तीनों मॉलिक्यूल के अंदर कि इन तीनों का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड्स कितने आ रहे हैं, और वो क्या सर क्या पहले मॉलिक्यूल हैं। हाँ जी, सर पहले का पहले निकाल वाले का लिया, 4। यस सर 4। पहले वाले का सर 4 आ रहा है। 5 दोनों का दूसरे 1। वाले का 1। अच्छा, पहले का 4, अच्छा बताओ तीनों लोगों का पहले का 4 आ रहा है। यस यस सर। अच्छा, ये शिवम कहाँ चले गए भैया, अमन। सर वो कुछ काम आ गया था उसको, इसलिए जाना पड़ा। अच्छा अच्छा, चलो पहले वाले का 4 आ गया, और दूसरे वाले में कितना आया भाई। 1। 1। 1 आ गया, ठीक है। और तीसरे वाले का, सर 1। तीसरे वाले का 1। 1। यस सर। तो इसका मतलब पहला और दूसरा हमारे क्या क्या है, पहले और दूसरे में एक एक डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, एल्कीन हो गए, अल्किन। है ना। यस सर। तो एल्कीन का मतलब, अब मान लो अगर 5 कार्बन है, अगर हम C4H8 की बात करें, तो C4H8 क्या है, 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट होता है। बोलो भाई, 4 कार्बन का ब्यूट होता है कि नहीं। यस सर। यस सर। तो अब अगर ये एल्कीन है, एक डबल बॉन्ड है, तो क्या हो गया, ब्यूटीन हो गया कि नहीं। यस सर। तो अब ब्यूटेन। देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का फायदा नजर आ रहा है आपको, तो ये C4H8 किस क्या हो गया, इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन। ब्यूटेन। ब्यूटीन मतलब एक डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, ब्यूटीन। उसी तरीके से जो 5 कार्बन का होता है वो क्या होता है, पेंटिन। पेंट होता है। और चूंकि यस डबल सर। बॉन्ड है यहाँ पर, तो क्या हो गया, ये पेंटीन। पेंटिन। ठीक यस सर। है ना, पेंटीन, ठीक है ना। तो देखो ये केमिस्ट्री जो कहते हैं ना, असल में दिक्कत क्या है, जो मार्केट में एक थोड़ा सा एक स्टीरियोटाइप बना रखा है लोगों ने, और कहते हैं ना, वो एक कहावत भी उड़ा रखी है उन्होंने कि केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, सुबह को रटी शाम को सफ़ा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो केमिस्ट्री बेवफा होती है, ना फिजिक्स बेवफा होती है, ना जो है वो आपकी इंजीनियरिंग कोई बेवफा होती है। मेन कंसेप्ट की बात होती है ना। कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो वही चीज़ बहुत, चाहे कितनी भी, चाहे रॉकेट साइंस हो, तो वो आसान लगने लगती है। अब देखो, ये बारी आई नंबर 1 वाला कंपाउंड का C6H6, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं, 4 हैं, है ना। तो अब बताओ ये क्या होगा, एल्केन होगा, एल्कीन होगा, एल्काइन होगा, या कुछ और होगा। बोलो भाई शुभ्रा। सर क्या सर, एक बार रिपीट कर दोगे सर। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस तरीके से अभी हमने C4H8 और C5H10 को बताया, हमने ब्यूटीन और पेंटीन है, उसी तरीके से आपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट C6H6 के केस में 4 निकाला है, तो ये क्या है, ये एल्कीन है, एल्काइन है, एल्केन है, क्या है ये। सर टेट्रा एल्कीन हो गई। टेट्रा एल्कीन। क्योंकि 4 डबल बॉन्ड है तो। देखो मैं इसलिए कह रहा था आपसे, अब मैं यहाँ पे पेन थोड़ा दूसरा ले लेता हूँ, रेड रेड बहुत हो गया। देखो आप लोग का क्या है ना, आप लोग का जो इंटेलेक्चुअलिटी है बहुत अच्छी है, मैं सच बता रहा हूँ। बट आप लोग का दुर्भाग्य ये रहा है कि आपको वो सब चीज़ें डोज मिली नहीं प्रॉपर। अब C6H6 जो है, ये आपने 70 बार पढ़ा होगा, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं है। ये बे, ये बेंजीन का फॉर्मूला नहीं होता है। बोलो भाई। यस यस सर। यस सर। सर। तो अब जो है टेट्रा बेंजीन, टेट्रा एल्कीन, ये कहाँ से आ रहा था शुभ्रा, है। तो बेंजीन है, तो बेंजीन में अब देखो, बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, देखो यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ऐसा होता है, मतलब
हेक्सा साइक्लिक रिंग होती है। हेक्सा साइक्लिक रिंग का मतलब उसमें 6 कॉर्नर होते हैं और जितने कॉर्नर उतने कार्बन, ठीक है ना। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और एक डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं, एक यहाँ लग गया, अब इसको छोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लग गया, अब इसको छोड़ दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लग गया, ठीक है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। अब टोटल कॉर्नर गिन लो इसमें से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 कार्बन हो गए टोटल, ठीक है ना। तो अब जरा ये एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि आपने तो डबल बॉन्ड 4 निकाले थे यहाँ पर एक, और जबकि और आपने स्ट्रक्चर बनाया, और आप लोग को याद भी अब आ रहा होगा शुभ्रा कि आप लोगों ने जो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट पोजीशन पर, है ना। यस सर। यस तो आपने फॉर्मूले से 4 निकाले तो एक कहाँ गया। बोलो भाई, लिखो जरा, एक रिमार्क रिमार्क डाल के एक पॉइंट लिखो, बहुत तगड़ा पॉइंट है ये, लिखो यस सर। लिखो लिखो। वन डबल बॉन्ड इज यूटिलाइज्ड one double bond is utilized in the formation of cyclic structure of the molecule. One double bond is utilized in the formation of cyclic structure of linear molecule. cyclic structure of linear molecule, ऐसे करके लिख लो, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ लीनियर मॉलिक्यूल। जरा पढ़ के बताओ केतन क्या लिखा है। यस सर। जरा जो पॉइंट मैंने बोला है उसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है। पॉइंट लिखा है आपने। हेलो सर मैं पढ़ सर लूँ। हाँ, क्या आपने पॉइंट लिखा नहीं क्या केतन। चलो इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बताओ पढ़ के, अमन आप बताओ। One double bond is utilized in the formation of cyclic structure of linear molecule. ठीक है ना। तो अब देखो ये बेंजीन जो है ना, बेंजीन, अब इसमें इसको अलग पेज पे ले लेते हैं, थोड़ा सा खिचड़ी बन रही है। ये बेटा जो कंसेप्ट आपको बता रहे हैं ना, ये ऐसा कंसेप्ट है। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा मेरी आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। हेलो इज सर इट एक्चुअली सर मेरा ऑडिबल। नेटवर्क इशू। उसको नेटवर्क आ गया। अच्छा यस सर, अच्छा यस सर। अच्छा आप दोनों को आ रही है, शुभ्रा और अमन। हाँ सर मुझे तो आ रही है। यस सर आ रही है। चलो अब देखो ये जो पॉइंट लिखा है ना शुभ्रा, कि एक एक डबल बॉन्ड यूटिलाइज्ड होता है किसमें, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने में। अब देखो हमने C6H6 का जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाला था, कितना आया था, बोलो भाई। 4 आया था सर। 4 आया था ना। तो इसका DB कितना आया था हमारा, DBE, तो ये हमारा आया था 4। और जबकि हमें हमें जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं बेंजीन का, उसमें हमें दिखाई देते हैं 3 डबल बॉन्ड। ठीक है ना, ऐसे करके। तो एक डबल बॉन्ड कहाँ गया, एक डबल बॉन्ड ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में खर्च हो गया। ठीक है शुभ्रा, बात समझ में आ रही है आप लोग के, शुभ्रा अमन, बोलो भाई। यस सर हाँ सर। अब देखो इसी तरीके से हमारा दूसरा स्ट्रक्चर था C4H8 का, है ना। तो C4H8 इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना निकाला था आप लोगों ने, 1 1 निकाला था, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है एक, ठीक है ना। तो इसका DB हमारा क्या था, 1 था। तो अब अगर इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ना, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो कैसे आएगा, C सिंगल बॉन्ड C, मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, वो कहीं पर हो सकता है, हम बीच में लगा दे रहे हैं, C सिंगल बॉन्ड C। ठीक है, यही स्ट्रक्चर होगा इसका, लीनियर स्ट्रक्चर, बोलो भाई। यस सर। तो अब अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि एक डबल बॉन्ड लीनियर स्ट्रक्चर से साइक्लिक बनाने में खर्च हो जाता है,
तो इसका जो एक साइक्लिक आइसोमर हो जाएगा, तो 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन का क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा, ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। जी सर। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये आपका साइक्लिक ब्यूटेन हो गया। बात समझ में आई, क्योंकि साइक्लिक है, चारों कोने जुड़े हुए हैं इसके, साइक्लिक हो गया, और ये और 4 कार्बन कितने हैं, 4 हैं, तो क्या हो गया, साइक्लिक ब्यूटेन। ठीक है, ये शुभ्रा बात समझ में आ रही है। यस सर। तो साइक्लिक ब्यूटेन हो गया, तो साइक्लिक ब्यूटेन और ये आपका ब्यूटीन, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, ये आपके, कोई बता सकता है, जो क्या नाम है, आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ी होगी 11 12 में, तो ये एक दूसरे के कैसे आइसोमर हो गए, कोई बता सकता है। अच्छा, आइसोमेरिज्म याद आ रही है कुछ, किस किस टाइप की होती थी। तो फंक्शनल आइसोमर होती है हाँ सर। सर हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल, ऑप्टिकल। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अभी अभी शुभ्रा ने जो नाम लिया वो कौन सा था, क्या क्या बताया। सर स्ट्रक्चरल। तो ये स्ट्रक्चर आइसोमर दिखाई नहीं दे रहा है आपको, देखो एक का लीनियर स्ट्रक्चर है, एक का साइक्लिक है, जी सर। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोग के, बोलो भी। यस। यस सर। तो इसको, इन दोनों को एग्जाम्पल को नोट कर लो अभी अभी कॉपी पे तुरंत, क्योंकि इसमें जब मैं आपको पीडीएफ बना के भेजता हूँ ना, तो ये गायब हो जाता है असल में। इसको नोट कर लो, बस 1 मिनट लगेगा मुश्किल से। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, हो गया, नोट कर लिया अभी। यस सर। चलो आगे मूव करते हैं। एनेंशियोमर्स, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एनोमर्स की बात करी थी, और एनोमर्स के बारे में आपको बताया था कि एनोमर जो है वो एग्जाम में आता है बहुत बुरी तरीके से, मतलब 100% कार्बोहाइड्रेट में से, ग्लाइकोबायोलॉजी में से, अगर यू मे एक्सपेक्ट द क्वेश्चन, और इन एनी एग्जाम, समझ रहे हो, वो कोई भी एग्जाम हो सकता है। 1 मिनट जरा होल्ड करना। हेलो, हाँ भाई गाइस, आवाज आ रही है, हेलो। यस सर, आ रही है। हाँ, तो जिस तरीके से एनोमर की बात कर रहे थे ना, वैसे इनएंशियोमर्स होते हैं। तो इनएंशियोमर क्या होते हैं बेसिकली, इनएंशियोमर एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, समझ रहे हो। मिरर इमेजेस कैसे होते हैं, जैसे मान लो ये जो मॉलिक्यूल नीचे आपको दिख रहे हैं, ये डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड, मान लो बीच में ये वाला जो मॉलिक्यूल है, और मैंने मान लो बीच में आप एक मिरर रख दिया, बीच में ये मिरर रख दिया, ठीक है ना, ये आपका मिरर रख दिया, ठीक है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, एल ग्लिसरल्डिहाइड, तो ये जो है, इसका मिरर इमेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। देखो, जो जो ये वाला पोर्शन है, जो CHO वाला ग्रुप है, और ये CH2OH वाला ग्रुप है, ये तो जो है, ये तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये तो सिंगल ग्रुप है, और ये तो ऊपर ही आ जाएगा, जैसे ये इधर आ गया और जैसे ये इधर आ गया, है ना। जो कन्वर्जन है वो किस में होगा, वो इसमें होगा, बीच वाले में। जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किधर आ जाएगा, वो इस तरफ आ जाएगा, और जो H ग्रुप है वो दूसरी तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कोनोसैकेराइड कंपाउंड, ऐसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, जो एक दूसरे के ऐसा लगता है जैसे कि मिरर इमेजेस हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेजेस हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन सारे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। और ये जो इनएंशियोमर्स होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर भी कहलाते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है, दीज ऑप्टिकल आइसोमर्स आर कॉल्ड एज अ इनएंशियोमर्स। अब देखो, इसको थोड़ा समझाने के लिए मैं एक आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने आपने देखा होगा, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हो, है ना, तो शीशे के सामने जब खड़े होते हो आप, तो जो आपका आपका, या मान लो आप मोबाइल के अंदर बात करो, जो मोबाइल का कैमरा जो मिरर मोड में जब चलाते हो, तो आपको रिवर्स दिखता है कि नहीं, जो लेफ्ट वाला जो है वो राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है, ये देखा आप लोगों ने। यस। यस सर।
है ना। तो बस वही हो रहा है यहाँ पर, देखो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर राइट साइड में है, ठीक है ना। इसका मिरर इमेजेस में कहाँ आ गया, ये लेफ्ट साइड में आ गया। और हाइड्रोजन एटम कहाँ पर है, लेफ्ट में है, और मिरर इमेजेस में कहाँ चला गया, ये राइट में चला गया। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसका ये रोटेशन हो रहा है इस तरीके से, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जो मिरर इमेजेस होते हैं, अच्छा इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कायरल कार्बन एटम। तो कायरल कार्बन एटम आपने 11th 12th में पढ़ा है, कुछ याद आ रहा है इसके बारे में? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, चलो मैं इसको बता देता हूँ, मैंने इसमें भी एक स्लाइड ऐड की है आप लोग को समझाने के लिए। कंसेप्ट ऑफ कायरल कार्बन बहुत आसान है। तो कायरल कार्बन बेसिकली क्या होता है, कायरल कार्बन वो कार्बन एटम होता है जो, और ये तो हम सब लोग जानते हैं कि कार्बन की जो मैक्सिमम वैलेंसी होती है कितनी होती है, 4 होती है, 4 होती है, ठीक है ना। तो अगर कार्बन एटम, ठीक है ना, ध्यान से सुन लो मेरी बात, अगर कार्बन एटम अपनी चारों अलग अलग वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, या चारों वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप हैं, ठीक है ना, अलग अलग ग्रुप हैं, तो ऐसे कार्बन एटम को हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन एटम कहेंगे, ठीक है ना। और जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होगा, ये सुन लो मेरी बात ध्यान से, एक एक तो कायरल कार्बन एटम का कंसेप्ट क्लियर कर लो कि कायरल कार्बन एटम वो कार्बन एटम होता है जो चारों वैलेंसी से अलग अलग जो है ग्रुप से घिरा रहता है, उस कार्बन एटम को कायरल कार्बन एटम कहते हैं। और जिस भी मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होगा, वो मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली होगा। एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है उसके प्लेन को क्या कर देगा, घुमाने वाला होगा, उसको उसको घुमा देगा, ठीक है ना। वो खैर अलग चीज़ है। आप सिंपली अभी ये याद रखो कि कायरल कार्बन जिस भी मॉलिक्यूल में होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और वो एनेंशियोबैरिक फॉर्म बनाएगा। अब देख लो ये जो एग्जांपल दे रखे हैं, इसमें जो मेन कार्बन एटम सेंट्रल में है ये वाला है, तो इसकी 4 वैलेंसी हैं। एक वैलेंसी पे क्लोरीन लगा हुआ है, एक पे ब्रोमीन लगा हुआ है, एक पे फ्लोरीन लगा हुआ है, एक पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये चारों अलग अलग ग्रुप हो गए कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. तो ये कायरल कार्बन एटम हुआ कि नहीं, यस सर हुआ। हुआ। अब लाइकवाइज जो है, हालांकि ये दोनों एक ही हैं, इसका ये मिरर इमेजेस है बेसिकली। तो इसमें देख लो, अगर यहाँ पे अगर मिरर लगा दिया जाए यहाँ पर, ठीक है ना, तो वैसी हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगी इसकी। तो ब्रोमीन किधर आ गया, देखो ब्रोमीन इसके साइड में आ गया, ये आ गया, फ्लोरीन यहीं पर रहा, और हाइड्रोजन इधर आ गया। देखो वही हो रहा है जो पहले हुआ था पिछले वाले मॉलिक्यूल में। जी सर। देखो ब्रोमीन कहाँ चला गया, ब्रोमीन ये यहाँ, ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। शुभ्रा समझ में आ रहा है ये, बोलो भाई। शुभ्रा यस सर केतन हाँ। समझ में आ रहा है? Yes, शुभ्रा sir. रिप्लाई नहीं कर रही है, शुभ्रा है यहाँ पे या लीव कर गई हैं? हेलो, Nice. Sir. समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। Yes, sir. तो देखो अब यहाँ इनएंशियोमर्स पे आ जाते हैं। तो इनएंशियोमर बेसिकली क्या होते हैं कि ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहलाते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं मॉलिक्यूल बनाऊं यहाँ पर, आपसे पूछूं, एक मिनट, क्योंकि इसका कंसेप्ट जो है ना, ये सिर्फ थ्योरी पढ़ना और समझा देना, मैं इससे सेटिस्फाई होता नहीं हूँ जब तक मेरे बच्चे रिस्पॉन्ड ना करें अच्छे से। चलो, यहाँ पर मैं एक मॉलिक्यूल बनाता हूँ ग्लूकोज का, और आपसे पूछता हूँ, या एक क्वेश्चन लिखो ज़रा, लिखो एक क्वेश्चन ज़रा, यस सर। लिखो डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स, determine the total number of chiral carbon atoms in in linear molecule of glucose, in linear molecule of glucose। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, determine the total number of chiral carbon atoms, determine the total number of chiral carbon atoms in linear molecule of glucose। और लीनियर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मैं यहाँ बना देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर क्या होता है, CH2 OH होता है, H OH HOH
OH H H OH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये मॉलिक्यूल जो है आपका क्या है, ये डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, डी ग्लूकोज। इसमें बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्बन, कायल कार्बन कितने हैं? सर 1। इतनी जल्दी मत करो, आराम से, बहुत धैर्य से, पेशेंस के साथ इसको ड्रॉ करो और देखो, एक एक करके चेक करो। सर 2 है शायद। और देखो ध्यान से, 4। और कौन बता रहा है अभी? अमन। अमन, अच्छा 4 आ रहे हैं। और शुभ्रा आपका कितना आ रहा है? सर मेरा भी 2 ही आ रहा है। 2 आ रहा है। चलो इसको देखते हैं 4 कैसे आ रहा है या 2 कैसे आ रहा है, देखो देखते हैं, चेक करते हैं। अब देखो, हमने कहा था कि कार्बन की चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप, अलग अलग एलिमेंट जुड़े होना चाहिए, तभी वो कायल कार्बन कहलाएगा। अब देखो यहाँ यहाँ पहले वाला कार्बन जो है, इसमें तो कार्बन के दोनों वैलेंसी से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नहीं। अब नीचे वाला कार्बन देख लो, यहाँ पर कार्बन की 2 वैलेंसी से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो इस वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 2 वाला कार्बन, इसको मान लो 1, नंबरिंग दे देते हैं इसको, 1 2 3 4 एंड 5 6। ठीक है ना। अब देखो 1 वाला तो कैंसिल होगा, 1 और 6 कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। सेकंड वाले पे देखो, सेकंड वाले पे एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक पे हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और एक पे जो है CHO जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, एक पे CHO जुड़ा हुआ है, और इस वाली पे ये पूरा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ, पूरा मॉलिक्यूल आएगा इसमें, ये पूरा मॉलिक्यूल है इस वाली वैलेंसी पे। ठीक है, तो ये वाला, इसका मतलब सेकंड नंबर का जो C2 कार्बन है, ये C2 कार्बन कायरल कार्बन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई, बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। यस सर। समझ में आया? सर एक बार रिपीट कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल रिपीट कर देंगे, दो बार कर देंगे। देखो कार्बन नंबर 2 पे क्या हो रहा है कि एक वैलेंसी से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक वैलेंसी से हाइड्रोक्सिल जुड़ा हुआ है, और एक वैलेंसी से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक वैलेंसी जो है उस पर पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है 3-4 कार्बन का। तो ये सारे के सारे चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए, बोलो। इनमें इनमें कोई सेम तो नहीं है? नहीं सर। तो इसीलिए जो C2 वाला कार्बन है कायरल कार्बन हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। समझ में आया? देखो अल्टीमेटली मकसद क्या है ना, अल्टीमेटली मकसद यह है कि वैलेंसी पर पूरा जो मॉलिक्यूल है सेम नहीं होना चाहिए, भले ही चाहे उसमें जो है वो पूरी सीरीज में बहुत सारे ग्रुप जुड़े हों, सेम नहीं होना चाहिए बस। सेम अगर होगा तो कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। अब C3 वाला देखते हैं। अब C3 वाले पे एक पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक पे H जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक पे क्या जुड़ा हुआ है, ये पूरा वाला, देखो ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला पूरा, यस। ठीक है, और इस वाले पे क्या जुड़ा हुआ है, इस पे पूरा ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये चारों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए? हाँ यस सर। सर। हो गए अलग। तो इसका मतलब जो हमारा C3 वाला कार्बन है वो भी कायरल कार्बन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। बात समझ में आ रही है, ऐसे ही यस सर कर रहे हो, बोलो। नहीं सर, आगे यस सर। सर, सर आ आ गया। रही है। अब देखो C4 पे आ जाओ, तो C4 पे एक वैलेंसी से OH जुड़ा हुआ है, और एक पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और एक वैलेंसी पे आपका ये वाला जुड़ा हुआ है, ये, ठीक है ना, और एक पे ये वाला पूरा जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये पूरा ये, ठीक है। तो ये भी चारों अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, बोलो भाई। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब हमारा जो C4 वाला कार्बन है, कार्बन नंबर 4 वाला, ये भी कायरल कार्बन हो गया कि नहीं हो गया, यस बोलो सर। भाई। यस अब सर। यस। तो ऐसी पांचवा कार्बन देख लो, पांचवें कार्बन पे एक से हाइड्रोजन ग्रुप है,
एक से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, यस सर। और एक पर जो CH2OH जुड़ा हुआ है, और एक पर जो पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला पूरा ग्रुप, ये यस पूरा सर। ग्रुप, ठीक है ना, पूरा ये ग्रुप। तो इसका मतलब जो C5 है वो भी क्या हो गया हमारा, कायरल कायल। कार्बन हो गया कि नहीं हो गया। यस सर। तो अल्टीमेटली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर वो टोटल कितने कायरल कार्बन हो गए। 4। 4। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बड़े बड़े टॉप क्लास कंपटीशन में आता है, और बड़े बड़े अच्छे धुरंधर जो है इसको गलत कर देते हैं। क्यों गलत करते थे पता है, इसलिए नहीं कि ये वो, क्यों इसलिए, बल्कि उनको कंसेप्ट नहीं पता होता निकालना कैसे है। अब आप बताओ कि अगर ग्लूकोज के अलावा अगर मैं आपको गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल दे दूं, या मैनोज का मॉलिक्यूल दे दूं, या लैक्टोज का मॉलिक्यूल दे दूं, और या फिर एग्जाम में मान लो गेट के एग्जाम में लैक्टोज का मॉलिक्यूल आ जाए और आपसे पूछ ले, और देखो गेट में ना दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो आते हैं 1 नंबर के सवाल, और एक आते हैं 2 नंबर के सवाल। ये पता है आप लोगों को। यस नो सर। सर। यस तो सर। जो 1 नंबर के सवाल आते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं, वो इजियर होते हैं। और जो 2 नंबर के सवाल आते हैं वो थोड़े से टिल्टेड रहते हैं, हल्का सा उसमें थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इस तरीके का अगर सवाल आएगा तो 2 नंबर में आएगा आपके, ठीक है ना। तो अगर मान लो इस तरीके का मॉलिक्यूल दे रखा है तो क्या आप नहीं निकाल पाओगे काइल कार्बन। निकाल यस लेंगे सर। सर। बस फिर यही होता है फिर। क्या क्या इसमें टफ है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मेन हमारा जो काम क्या है, कंसेप्ट को सीखना और समझना, ठीक है। यस सर। अब लिखो एक क्वेश्चन, घर घर से करके लाना है इसको, लिखो क्वेश्चन जरा, लिखो। डिटरमाइन डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ chiral carbon atoms, determine the total number of chiral carbon atoms, determine the total number of chiral carbon atoms in the following molecules, in the following molecules। नंबर 1 लिखो, नंबर 1 लिखो ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड। नंबर 2 लिखो एल ग्लाइसिन। एल। हाँ ऐसे करके मैं लिख रहा हूँ, ऐसे करके लिख लो एल ग्लाइसिन। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग खुद देखिएगा, ठीक है, नेट पे जाके। एल ग्लाइसिन। नंबर 2 लिखो, ओ सॉरी नंबर 3 लिखो गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। नंबर 4 लिखो साइट्रिक एसिड, नंबर 4 लिखो साइट्रिक एसिड। सर CITRIC वाला। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, साइट्रिक एसिड, ये सिट्रिक एसिड भी कहते हैं इसको, बहुत से साइट्रिक कहते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। नंबर 5 लिखो, नंबर 5 लिखो टार्टरिक एसिड,